बच्चों पीछे क्लास में हम लोग विराम चैप्टर पढ़े थे और विराम चैप्टर में हम लोग सभी चिन्ह को जान लिए थे कि कौन सा चिन्ह किस तरह का होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखे थे कि आपको विराम की पहले यदि बात करें, विराम का मतलब बोले थे कि रुकना या ठहराव होता है। ठीक है, उदाहरण दिए थे क्या चीज़ का? रुकना या ठहराव। स्टेशन का। जैसे स्टेशन पर गाड़ी रुकती है उसी तरह से हम लोग पढ़ने के बाद पूर्ण विराम पर जाकर के रुक जाते हैं। उसमें चिन्ह में बताए थे कि होता है एगो अल्प विराम होता है और अर्ध विराम होता है। अर्ध विराम में आपको बिंदु और कॉमा लगा हुआ होता है। और इस तरह से जो भी क्वेश्चन मतलब जो भी चिन्ह, इस चिन्ह को याद रखने के लिए आइडिया यही है कि आप लोग 1-2 दिन इसको लिख करके प्रयास कीजिए। ये याद करने की चीज़ नहीं है। इसको कैसे प्रयास करना है? लिख करके इसको प्रयास करना है, तो अपने आप लोग को याद हो जाएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है आपको सबसे पहले कल पढ़ लिए थे अल्प विराम, फिर अब आज जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है अर्ध विराम। क्या नाम है? अर्ध का मतलब कल बता दिए थे। बताइए क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम पूर्ण विराम पर पूरा रुकते हैं और अर्ध विराम पर जितना पूरा समय जितना देते थे पूर्ण विराम पर उसका आधा समय देंगे। बात क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, तो अर्ध विराम जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सूर्यास्त हो गया। अब देख लीजिए कि अर्ध विराम जो है वो किस तरह का है। अब देखिए इसको याद रखने का ट्रिक्स क्या है। अर्ध विराम है ना, मतलब आधा जगह पर ये बिंदु है और आधा जगह पर क्या है? कॉमा है। इसी से याद कर लीजिए। जब अर्ध विराम आएगा तो उसका चिन्ह क्या याद रखिएगा? मतलब कि ऊपर से भी आधा में चिन्ह रहेगा और नीचे से भी आधा में चिन्ह रहेगा। तो ऊपर में कौन सा चिन्ह रहेगा? बिंदु। नीचे में कौन सा चिन्ह रहेगा? अब लगता है कि याद हो गया होगा आप लोगों को। और पूर्ण विराम तो आप जानते ही हैं और अल्प विराम भी आप जानते हैं। तो बताइए कि अल्प विराम का मतलब क्या होता है? मतलब कल ट्रिक बताए थे कि जब पेशेंट कॉमा में रहता है तो बहुत कम समय के लिए रहता है ना, तो इसलिए अल्प विराम जो होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? कॉमा। कम समय के लिए कॉमा में रहता है, इसलिए कॉमा का हिंदी होता है अल्प विराम। बात समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट फिर से बताइए। तो इसलिए बताइए कि अल्प विराम का हिंदी क्या होगा? ये अल्प विराम का अंग्रेजी क्या होगा? कॉमा। और कॉमा में रुकेंगे कितना समय तक? बहुत कम समय के लिए हम लोग वहाँ पर रुकते हैं। फिर अर्ध विराम में जो है वह अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा समय लेते हैं। नहीं समझ में आया बात? अल्प मतलब क्या होता है? कम। और अल्प से थोड़ा सा ज्यादा समय तक रुकते हैं कहाँ पर? तो अर्ध विराम। और अर्ध विराम से ज्यादा हम लोग कहाँ पर रुकते हैं? पूर्ण विराम। कहाँ पर रुकते हैं? पूर्ण विराम में। जी हाँ, तो देखिए लिखा है कि लालिमा का स्थान कालिका ने ले लिया। अब ले लेते यहाँ पर पूर्ण विराम का यूज किया गया है जो कि गलत कर दिया है। यहाँ पर आपको ये बिंदु वाला होता और कॉमा वाला होता। अर्ध विराम का चिन्ह यहाँ पर होता। बात समझ में आया? अब हम चलते हैं आगे। लिखा है पूर्ण विराम। अब है पूर्ण विराम वाक्य के समाप्त होने पर। और ये चीज आप लोग को याद रखने की भी चीज है कि वाक्य के समाप्त होने पर कौन सा चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम। सही बात भी है तो कि वाक्य जब समाप्त होता है तो हम लोग अंतिम में लगाते कि नहीं लगाते हैं? शायद ये प्रश्न आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में रह सकता है, तो इसको याद रखिएगा कि वाक्य के समाप्त होने पर किस चिन्ह का यूज किया जाता है? चलिए पूर्ण विराम चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे कि मोहन पढ़ा रहा है, तो मोहन पढ़ा रहा है तो सेंटेंस खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम का यूज हो गया। ठीक है, तो बताइए आप लोग कि अल्प विराम का मतलब कौन सा चिन्ह होता है? कॉमा। बहुत अच्छा। अर्ध विराम का मतलब? पूर्ण विराम का मतलब? पूरा नहीं, लकीर के जैसे। ठीक है, तो अब आइए। अब लिखा है प्रश्न चिन्ह, और प्रश्न चिन्ह को कौन नहीं बता सकता है? कैसे रहता है? वंशी के जैसे रहता है। तो प्रश्न पूछने पर बात जब भी आए तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई न कोई प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का यूज किया जाता है, तो बोलेगा प्रश्न चिन्ह का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? आगे है कि वह क्या लिख रहा है। वह क्या लिख रहा है देखने किस चिन्ह का यूज किया गया है? बात समझ में आ गया ना? आइए अब बात करते हैं हम लोग अगले परिभाषा पर, अगले चिन्ह पर। विस्मय चिन्ह है। कल बताए थे हम आपको विस्मय बताए थे। विस्मयादि बोधक में क्या बताए थे? जहाँ पर लोभ, क्रोध, आश्चर्य, शोक, दुख, क्रोध जिसको गुस्सा कहते हैं, इसके बाद आपको जो है सो आश्चर्य है ना, प्रशंसा,
इस सब में आपको उस चिन्ह का यूज किया जाता है। और वो चिन्ह कैसे लिखा जाता है बताइए तो आप लोग। ऊपर से डंडा रहता है और नीचे से बिंदु होता है, जिसको अंग्रेजी में एक्सक्लामेशन मार्क कहा जाता है। ठीक है, तो विस्मय चिन्ह का देख लीजिए, यह विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है। देख लीजिए, हाय वह मारा गया, हाय वह मारा गया। देखिए यहाँ पर देखो चिन्ह है ना, हाय बोलने से ऐसा लगता है हाय वो मारा गया, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है सो इस सब का प्रयोग किया जाता है, आप देखिए। ठीक है, अब आगे लिखा है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह की चर्चा भी कल हम लोग किए थे कि जब हम लोग परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो परीक्षा में क्वेश्चन से पहले रहता है क्या चीज, निर्देश। और निर्देश जहाँ पर लिखा रहता है वहाँ पर देखिएगा कि आगे में डैश लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग जो है विषय, विभाग, संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे दिया जाता है। सही बात है, बताइए आप लोग संक्षेपण बनाए थे ना, संक्षेपण जो बनाए होंगे तो उसमें सबसे पहले शीर्षक दिए होंगे और शीर्षक के बाद आप क्या दिए थे, डैश दिए थे। तो उसी चीज को यहाँ पर बता रहा है कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो विषय, विभाग, संबंधी शीर्षक के आगे निर्देशक चिन्ह का यूज किया जाता है। फिर लिखा है उदाहरण के पश्चात। सही बात है, जब कहीं भी हम लोग उदाहरण लिखते हैं उदाहरण के लिए तो उसका क्या करते हैं, डैश देते हैं हम लोग। ठीक है, जिससे इजी, देखिए डैश है ना, उसमें घेरे हुए हैं, बात समझ रहे हैं ना, ऊपर इजी पंकज, हाँ ऊपर में भी देखिए डैश लगा हुआ है, बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया आपको निर्देश चिन्ह जो शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे कि अध्यापक तुम जा सकते हो, तो यहाँ पर आपको जो है सो अध्यापक, देखिए अध्यापक है ये आपको क्या कहलाएगा, अध्यापक ये आपको क्या कहलाएगा बताइए। यहाँ पर ये संवाद है, संवाद जब भी हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पर डैश का चिन्ह यूज किया जाता है। 10वीं क्लास में आपको संवाद लिखने के लिए देता है। अब आइए बात करेंगे हम लोग कोष्टक चिन्ह पर। कोष्टक चिन्ह के बारे में आपको हम बैक के क्लास में बता दिए थे कि कोष्टक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, बड़ा ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट होता है और छोटा ब्रैकेट होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोष्टक चिन्ह लिखा है कि अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द और वाक्यांश को कोष्टक के भीतर लिख देते हैं। जैसे कि लिखा है विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। विश्वामित्र क्या बोल रहे हैं, क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। तो कहने का मतलब यह है कि अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए है कि नहीं, शब्द अथवा वाक्य अंश को कोष्टक के भीतर में लिख देते हैं। तो वहां पर याद रखिएगा आप लोग, बस एक ही चीज याद रखिएगा इसमें जो पूछने के लिए लायक है, अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अब देखिए, अब इसको भी याद नहीं करना है, हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको कल चर्चा किए थे और आज भी चर्चा किए थे कि प्लानिंग लिख दीजिए और प्लानिंग के ब्रैकेट में आप वो लिख दीजिए। जैसे कि कहीं पर आप लिखते हैं रिलेशन, और रिलेशन अगर नहीं समझते तो उसके ब्रैकेट में लिख देते हैं नातेदारी या रिश्ता। मतलब कभी कभी देखिएगा कि एक आप किताब में जो है सो क्या करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है कि तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। ठीक है, तो तात्कालिक ऊर्जा और ऊर्जा से अगर ऊर्जा वर्ड नहीं समझ में आएगा तो उसको अधिक स्पष्ट करने के लिए वहाँ पर क्या दे दिया है, शक्ति। वही बात है, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि कोष्टक चिन्ह का यूज कहाँ क्या आता है तो आप क्या बोलिएगा, अधिक स्पष्ट करने के लिए। हाँ, वाक्य में है ना, अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए और अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का यूज किया जाता है। अब बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो लिखा है कि अवतरण चिन्ह, क्या लिखा हुआ है, अवतरण चिन्ह है किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए, ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए आपको अवतरण चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे लिखा है कि महाकवि तुलसी ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। बात समझ में आ रहा है ना, क्या लिखा है कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, यानी कि दूसरे के यदि अधीन में आप कोई सपना देखेंगे तो उसमें आपको सुखी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यदि आप कुछ करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप पर के अधीन है, पर मतलब दूसरे पर अधीन है, अगर दूसरों के हिसाब से चलेंगे आप तो आपको वो सपना सुख देने वाला नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को हम एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं उतना ही को करके रह जाते हैं आप, सो नहीं। आप क्या कीजिए कि हम जो पढ़ाते हैं अगर 10 क्वेश्चन तो आप लोग उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा करके आइए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
नहीं तो ये विद्वान जो है वो क्या लिखे हैं, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, मतलब अगर पर के अधीन में आप रह करके, पर के नीचे में रहकर, किसी के अधीन मतलब किसी के अंदर में रह करके अगर आप कोई सपना को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपको सुख नहीं मिल सकता है, कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए आप लोग को अगर 10 क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो 30 क्वेश्चन पढ़िए। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए अवतरण चिन्ह का यूज कहाँ पर किया जाता है, ये है आपको अवतरण चिन्ह। ठीक है, चलिए तो बताइए आप लोग कि अवतरण चिन्ह का मतलब समझे, अगर नहीं समझे तो ऐसे समझिए, अंग्रेजी में उसको कहता है इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। और आप तो पहले से जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज कैसे होता है, ऐसे ना होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस चीज का यूज कहाँ पर क्या आता है, तो कहता है कि ज्यों का त्यों रखने के लिए। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपको, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप किसी चीज का परिभाषा देते होंगे, किसी वैज्ञानिक के अनुसार जो परिभाषा देते होंगे, तो आप ये चीज गौर करते होंगे कि परिभाषा को हम लोग किस में देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में। तो अवतरण चिन्ह समझ में आ गया होगा आपको, जिसको हम लोग उदाहरण चिन्ह कहते हैं या अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अब है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बारे में कौन नहीं जानता है, आप अंग्रेजी में उसको कहते हैं डैश। जैसे आप लिखते हैं दाल भात, तो जब दाल भात जो लिखते हैं तो ऐसे करके डैश मारते हैं ना, इसी डैश को कहता है योजक चिन्ह। ठीक है, और जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है वह अधिकतर आपको कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। तो लिखा है कि इसका प्रयोग समस्त पदों के मध्य में होता है। ठीक है, देश के दीवाने ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया है। तो बताइए प्रयत्न का मतलब क्या होता है, प्रयास, कोशिश। ठीक है, तो योजक चिन्ह का यूज कहाँ क्या आता है, समझ में आ गया। योजक चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। और डैश कैसे लगता है तो पता ही है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे लाघव चिन्ह पर। किस पर, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को समझिए कि किस तरह से लिखा जाता है। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए आपको जो है ये आपको देखिए, ये लाघव चिन्ह और संयोजक चिन्ह में आप लोग फंसिएगा, लेकिन फंसना नहीं है। देखिए क्योंकि संयोजक चिन्ह जो होता है वो छोटा होता है और लाघव चिन्ह जो होता है ना वो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। देख लीजिए ये डैश है, यहाँ पर थोड़ा हम कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं, एक मिनट जाइए सर। इसमें ये ऐसे हो सकता है कि लाघव मतलब बड़ा वर्ड हुआ, उसको छोटा करके लिखेगा तो छोटा डैश पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लिए जैसे आपको दे दिया है, जैसे उत्तर प्रदेश है ना, तो उत्तर प्रदेश के लिए आप लोग उत्तर प्रदेश जो हम लोग लिखते हैं, उत्तर प्रदेश जो हम लोग लिखते हैं ना, तो उसको शॉर्ट में यदि ऊ लिख करके अब ये सुन्ना दे देते हैं तो इसको ही हम लोग लाघव चिन्ह कहते हैं। छोटा कर दिया उसको, ये डैश से बना नहीं होता, वो थोड़ा मिस्टेक से बोल दिया हम। लाघव चिन्ह जो होता है कैसे होता है, जब किसी बड़े चीज को छोटे करके लिखते हैं। जैसे आप लिखते हैं मध्य प्रदेश, तो कैसे लिख देते हैं, म प लिख देते हैं, ये हो गया लाघव चिन्ह। अब समझ में, लघु करके लिखते हैं, लघु मतलब छोटा, लाघव मतलब लघु मतलब छोटा। बात समझ में आ गया। चलिए आगे है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह के बारे में जरा समझिए। इसको हम लोग कहते हैं अंडरलाइन, जिसको अपने लोग अंग्रेजी में कहते हैं उसको कहता है विस्मरण चिन्ह। ठीक है, तो इसका प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। कहने का मतलब ये है, विस्मरण का मतलब ही होता है भूल जाना। ठीक है, तो अंडरलाइन आप क्यों करते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमको ज़्यादा याद रहे। एग्जाम में क्यों करते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा फोकस हो। ठीक है, तो इसी वही है अंडरलाइन को ही अंग्रेजी हम लोग भी स्मरण चिन्ह कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। जैसे कि मैं पिताजी के साथ बाजार गया, तो किसके साथ गया, तो पिताजी के साथ गया, अंडरलाइन हम लोग इसमें कर दिए। ठीक है, फिर आगे है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह जो वाक्य अंश में विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर विवरण चिन्ह ये है, सर्वनाम के बाद जो देख रहे हैं ना वहाँ पर विवरण चिन्ह, ये बिंदु वो विवरण चिन्ह इसको कहा जाता है। ठीक है, विवरण चिन्ह ऐसे होता है जब किसी को लिख करके ऐसे करके हम लोग बिंदु देते हैं और ऐसे करके देते हैं। ये कौन सा चिन्ह कहलाता है, विवरण चिन्ह। बात समझ में आ गया। अब आप कितना हद तक क्वेश्चन को समझे हैं, आइए हम लोग अभ्यास करके देखते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ लिखा है प्रश्न में कि प्रश्न चिन्ह है, मतलब प्रश्न चिन्ह बोलने से ही आपके दिमाग में ये चीज बन गया होगा कि प्रश्न कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया। आगे लिखा है कि चिन्ह का क्या नाम है। देखिए ऐसे दे दिया है, पूछ रहा है कि इस चिन्ह का क्या नाम है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उल्टा भी के जैसे है, और यह जो उल्टा भी के जैसे है
सबसे पहले यदि ऑप्शन ए पर बात करते हैं प्रश्न चिन्ह होगा? नहीं होगा। आश्चर्य चिन्ह होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न चिन्ह तो ऐसे होता है, आश्चर्य चिन्ह तो ऐसे होता है, योजक चिन्ह तो ऐसे होता है। और विस्मरण चिन्ह की यदि बात करें तो ये ऐसे अंडरलाइन कर दिए तो विस्मरण चिन्ह हो गया, ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा भी रूप है जो कि उल्टा भी के जैसे होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसको भी करके आप लोग चलिए, ठीक है। आइए, लिखा है कि ग्रीस, बताइए ग्रीस के बाद जो जिस चीज़ का यूज किया गया है वो कौन सा चिन्ह, जल्दी बताइए। विस्मरण चिन्ह नहीं, योजक ग्रीस का ये आश्चर्य चिन्ह है, आश्चर्य चिन्ह कहिएगा इसको, विस्मयादि चिन्ह कहेंगे। कौन सा चिन्ह कहेंगे? इसको विस्मयादि चिन्ह या विस्मय चिन्ह कहेंगे। मुझे पुस्तक दो, बताइए कौन सा चिन्ह है? मुझे फुल स्टॉप पूर्ण विराम, सही है। इस वाक्य में ग्रीस का कारक कौन सा होगा? कहता है कि ग्रीस मुझे पुस्तक दो। इस वाक्य में ग्रीस का कारक कौन सा है? ठीक है, तो ग्रीस का कारक है कि आपको ये संबोधन कर रहे हैं कि ग्रीस मुझे पुस्तक दो, तो हम लोग संबोधन कर रहे हैं ना, क्योंकि संबोधन का मतलब होता है पुकारना। क्या होता है? पुकारना, ठीक है। तो बात समझ में आया कि नहीं? चलिए चौथा नंबर पर चलते। नहीं समझ में आया? चौथा है कि निम्नलिखित क्रिया रूपों में प्रेरणा अर्थक क्रिया रूप कौन सा है, मतलब जिसमें प्रेरणा मिलता है आपको। प्रेरणा समझते हैं ना, किसी को देख करके उसकी अच्छाई को बताना, वही प्रेरणा कहलाता है। कि देखो वो ऐसे पढ़ता था तो इस तरह इतना अच्छा नंबर लाया, तो उसको प्रेरणा देना कहते हैं हम लोग। तो बताइए प्रेरणा अर्थक शब्द कौन सा है? जागना है? नहीं। ये क्या है? जगना है? जाग जाना? लेकिन जगाना, जब आप किसी को जगाइएगा, मतलब जगाने का मतलब मोटिवेट कीजिएगा, बच्चे में जोश जुनून लाइएगा, तो वो जोश जुनून कैसे लाते हैं आप? प्रेरणा को सुना करके ना, कि देखो चंद्रशेखर आजाद को ऐसी मृत्यु पसंद थी, भगत सिंह को ऐसी मृत्यु पसंद थी, बात समझ, लहना सिंह को ऐसी मृत्यु पसंद थी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो वही बात है आपको कि प्रेरणार्थक क्रिया का रूप कौन सा है इसमें? तो जगाना है। जागना भी नहीं है, जगना भी नहीं है, ठीक है। देखिए सब मिलता है। जागना है, जागना मतलब हो गया कि खुद को आपको जगना, जगना मतलब खुद आप जगे, और जगाना मतलब आप किसी और को जगाए, यानी कि आप किसी को प्रेरणा दीजिएगा तो ही ना दूसरा आदमी जगेगा। और प्रेरणा जब भी हम लोग देते हैं तो एक दूसरे का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे है निम्न में से हर्ष सूचक, बताइए हर्ष का मतलब बताइए। हर्ष मतलब खुशी, तो खुशी वाला कौन सा है? आह, आह, कांटा चुभ गया, बताइए ये हर खुशी की है? नहीं। अरे अरे कैसे हो गया? आश्चर्य लग रहा है ना? ओह चोट लगा दिया तूने, ये भी दुख का। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वाह, वाह 400 नंबर आ रहा है मैट्रिक में, तो ये खुशी की बात है ना, इसलिए आपको वाह जो है आपको विस्मयादि बोधक शब्द है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलिए अब है आगे कि निम्न में से कौन अवतरण चिन्ह है? अही जस्ट बताए थे, अवतरण को ही हम लोग क्या कहते थे? उदाहरण चिन्ह भी कहते थे, नहीं, और इस उदाहरण चिन्ह को ही हम लोग इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में जो कहाते हैं वो हम लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग ये इस चिन्ह से ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। फिर लिखा है कि सही विराम चिन्ह, सही विराम चिन्ह किस वाक्य में है? अब आपको ऑप्शन देखना है। देखिए आप, ये क्वेश्चन बड़ा ही टिपिकल है फंसाने वाला बच्चा को। सही विराम चिन्ह का किस वाक्य में यूज किया गया है? बताइए। अपना काम अपने आप करो, यही मेरा परामर्श है। बताइए ये सही है कि गलत है? अब देखिए, उठने बैठने खाने पीने और चलने फिरने से सभ्यता का पता चलता है। विश्वविख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का नाम सुना है? सुना, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें इसका सही आंसर है अपना काम करो, अपना काम अपने आप करो, यही मेरा परामर्श है। इसको सही माना है, इसलिए इस पर ज़्यादा आप लोग भी ब्रेन को यूज़ मत कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग निम्नलिखित वाक्यों में से विस्मयादि बोधक बता दिए अभी हम आपको। विस्मयादि मतलब हाँ, हर्ष, दुखी, क्रोध वाला। तो बताइए विस्मयादि बोधक किस वाक्य में लगा हुआ है? बताइए। कह रहा है कि किस वाक्य में लगा हुआ है? तो तुम कब तक समय की प्रतीक्षा करोगे? अरे तुम कब, तो यहाँ पर देखिए अरे यहाँ पर लगेगा ना, यहाँ पर ही लगता, लेकिन नहीं लगाया है। मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा, तो बताइए इस क्लियर ही हो गया यहाँ पर। तो अब आगे क्या चले हम, ठीक है। चलिए
अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए। विराम चिन्ह जो है किसका सही प्रयोग नहीं हुआ, जैसे कि लिखिए उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो, बताइए। सही है। ये सही है जी। ये सही है। अरे तुम अभी तक नहीं गए, ये भी सही है, क्योंकि अरे के बाद देखिए इसमें आदिबोधक लगा हुआ है। जी। मजदूर रोते हुए बोला मैं अब काम नहीं करूँगा, ये भी सही है। मैं तो चला गोविंद ने कहा, मैं तो चला गोविंद ने कहा, ठीक है। तो ये आपको क्या है कि ये गलत है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग गलत लेकर के छोड़ करके चलेंगे। फिर इस प्रश्न को भी आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। लिखा है कि किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, सही पूछ रहा है ना। तो देखिए लिखा है कि राजा ने कहा पुत्र ऐसा व्यवहार अशोभनीय है। इस प्रश्न को भी आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है। निम्न में से संक्षेपण चिन्ह कौन सा है, देखिए अभी बताए थे। संक्षेपण मतलब छोटा, और छोटा करके हम लोग लिखते हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में देते कि नहीं, कैसे लिखते हैं, सुन्ना दे देते हैं, सुन्ना दे देते हैं। इसलिए देखिए डॉक्टर में हम लोग दे देते हैं, बात समझ में आ रहा है। कॉमा नहीं भाई, ये सुन्ना वाला, अरे ऐसे नहीं लिखते हैं, जैसे डॉक्टर ऐसे लिख देते हैं और ऐसे करके बिंदु दे देते हैं, ये लाघव चिन्ह है, लघु करके लिखते हैं, लघु मतलब छोटा, ठीक है। फिर लिखा है अर्ध विराम, बताइए अर्ध विराम याद है आप लोगों को, बिंदु और कॉमा, देखिए बिंदु और कॉमा है, ठीक है। कितना प्रश्न सही हुआ है आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।